जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में कुछ जो बेसिक प्रावधान है और विशेषकर वे प्रावधान जिनको लेकर विद्यार्थियों को कंफ्यूजन हो जाता है, उन्हें जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है वह एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का उदाहरण है। प्रश्न निकल कर आता है कि ये क्या चीज होती है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। सबसे पहला पॉइंट, इसको समझने के लिए ऐसा देख सकते हैं कि भारत में हायरार्की वाइज ऊपर से नीचे का जो क्रम है वह न्यायपालिका सुनिश्चित किया गया है। यानी सबसे टॉप में क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट। उसके पश्चात में क्या आने वाला है, हाई कोर्ट। उसके पश्चात में क्या आने वाला है, राज्य की अधीन आने वाली न्यायपालिका, अर्थात जिनकी नियुक्ति राज्य के द्वारा या प्रोविंसेस की जो सरकारें होती हैं उनके द्वारा की जाती है, अर्थात जिला अदालतें, मुंसिफ अदालतें इत्यादि वगैरह साहब। तो ये जो क्रम व्यवस्था है ये ऊपर से लेकर नीचे तक है, यही चीज कहलाती है एकीकृत व्यवस्था। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक मामला होगा, यदि वो यहाँ आया है उसके बाद में अगला स्टेप यहाँ जाएगा, उस पर सुनवाई हो सकती है, उसके खिलाफ में अपील यहाँ पर हो सकती है, चाहे वो कोई से भी नियम कानून इत्यादि निर्णय वगैरह क्यों ना हो। एकीकृत न्याय व्यवस्था से उलट जो होता है वह होती है द्वैध न्यायिक व्यवस्था, है ना, दोहरी न्यायिक व्यवस्था। ये व्यवस्था हमको यूएसए में देखने को मिलती है। यूएसए में क्या होता है कि अलग अलग मामलों के लिए अलग अलग न्यायालय हैं, यानी कि केंद्रीय मामले यानी संघ सरकार के जो विषय है या कानून है संघ के, उनके लिए कोर्ट्स अलग हैं। राज्य के जो मामले है, राज्य के जो कानून है उनके लिए कोर्ट्स अलग होते हैं। जो राज्य के मामले उन पर सुनवाई केंद्र में नहीं हो सकती, जो केंद्र वाले मामले उन पर सुनवाई राज्य में नहीं हो सकती। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी एक मामले की सुनवाई निचली अदालतों से लेकर ऊपर की अदालत तक पूरी तरह से की जा सकती है। यही व्यवस्था क्या कहलाती है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था करके कहलाती है। भारत में इसी व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें सबसे टॉप में कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट कब बना। भारतीय कानूनी इतिहास में, संवैधानिक इतिहास में यदि हम देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट बनने का हमको कम से कम 3 बार का तो आपको इतिहास मिल जाएगा। सबसे पहली बार बनता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें इस बात की व्यवस्था की गई थी कि हाँ एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा। कहां पर, कलकत्ता में इसको बनाया गया था। इसके साथ में हम देखेंगे एक मुख्य न्यायमूर्ति जिनका नाम एलिजा एम्पे जी था वो थे, प्लस 3 अदर थे। तो ये पहली बार बना। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरी बार बनने वाला है 1935 के भारत शासन अधिनियम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का कहलाता है, उस समय बनता है। हालांकि उस समय इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा गया, इसे फेडरल कोर्ट कहा गया, यानी संघीय न्यायालय कहा गया। परंतु वहां कहने का आशय यही था कि ये सुप्रीम कोर्ट ही है। एक्चुअली हर देश में अलग अलग नाम से सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। किसी देश में फेडरल कोर्ट करके कहा जाता है और किसी देश में सुप्रीम करके वर्ड यूज किया जाता है। भारत में आज जो यूज हो रहा है दैट इज अ सुप्रीम वर्ड, नॉट अ फेडरल कोर्ट। लेकिन फेडरल कोर्ट यूएसए वगैरह में जो होते हैं वो सबसे टॉप होते हैं साहब। मतलब सर्वोच्च न्यायालय का ही दूसरा नाम आप कह सकते हो, उन देशों में इस नाम से उसे जाना जाता है। 35 के अधिनियम में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। इसमें जो व्यवस्थाएं की गई थी आगे चल के वही फॉरवर्ड होने वाली हैं 1950 के पश्चात में हम देखेंगे। इसमें क्या व्यवस्था की गई थी साहब जी, पहली बात तो दिल्ली में न्यायालय होगा, दूसरी बात एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा, तीसरी बात 7 अन्य न्यायाधीश इसमें होने वाले हैं। ये व्यवस्था की गई थी। तो 35 के एक्ट के तहत कभी को मान लीजिए पूछ लिया कि ये बना कब, तो ध्यान रखने वाली बात है कि अक्टूबर 1937 में अस्तित्व में आया था। ये कब अस्तित्व में आया था, 1937 में। किस अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में ये अस्तित्व में आता है। आगे बढ़ जाते हैं, भारत आजाद हो जाता है 15 अगस्त 1947। संविधान सभा बनती है, पूरा का पूरा हमारा संविधान बनता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। संविधान बन जाने के पश्चात में और लागू हो जाने के पश्चात, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उसके 2 दिन बाद, यही बात याद रखना, संविधान लागू होने के 2 दिन के बाद, आप डेट याद रखेंगे 28 जनवरी 26 जनवरी सारी चीजें, उसकी बजाय 2 दिन बाद किस चीज के, संविधान लागू होने के। क्योंकि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है
उसे जो शक्ति मिलती है वह संविधान से ही मिलती है। 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी को हमारा संविधान बनकर पूर्णतः लागू होने वाला, 2 दिन बाद होने वाली 28 जनवरी 1950। इस दिन हमारा जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है वह अस्तित्व में आता है। क्या व्यवस्था की गई इसमें, कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। कितने न्यायमूर्ति होंगे, एक मुख्य न्यायमूर्ति होने वाले हैं साहब जी, जबकि इनके साथ में 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी कुल कितने होने वाले हैं, 8। तो जो मूल संविधान था हमारा उसमें कुल 8 न्यायमूर्ति हुआ करते थे चीफ जस्टिस को मिला करके। तो ये व्यवस्था देखने को मिलती है। अब बात ये निकल कर आती है कि सुप्रीम कोर्ट ये है या ये भी सुप्रीम कोर्ट है या ये भी सुप्रीम कोर्ट है। सच बात तो यह है कि ये दोनों कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब यह होता है कि उसके मामले के अगेंस्ट में किन्हीं अन्य जगह पर सुनवाई नहीं हो सकती है साहब उन मामलों की। इन दोनों केसेस में आप देखेंगे प्रीवी काउंसिल यानी इंग्लैंड की जो प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी, अर्थात यदि कोई व्यक्ति यहाँ वाले इंडिया वाले कोर्ट से सहमत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से या फेडरल कोर्ट से सहमत नहीं है, तो इस मामले के खिलाफ में वह ब्रिटेन में जाकर के, इंग्लैंड में जाकर के मामला दर्ज करा सकता था या अपील कर सकता था कि साहब हम उस निर्णय से सहमत नहीं है। वहां पर पार्लियामेंट के अधीन में एक कमेटी बनती थी जिसको कहा जाता था प्रीवी काउंसिल, राजा रानी जिसके हेड माने जाते थे, उस पर सुनवाई हो सकती थी और उस निर्णय को बदला भी जा सकता था या एज इट इज भी रखा जा सकता था। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा ही यह कहती है कि साहब वह सुप्रीम है यानी सर्वोच्च, उसके खिलाफ कहीं अन्य सुनवाई नहीं हो सकती। यहाँ पर तो हो रही है। यही वजह है कि हम इन दोनों को सुप्रीम नहीं मान सकते, क्योंकि वह उसके जो कहना चाहे कि मूलभूत अवधारणा है उसका ही उल्लंघन कर रहा है। इसलिए इनका केवल नाम के ये सुप्रीम कोर्ट थे, काम के सुप्रीम कोर्ट नहीं थे साहब। आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वह अस्तित्व में कब आया, 2 दिन बाद। किस चीज के, संविधान लागू होने के 2 दिन के बाद में। एक एक पॉइंट्स को अब हम यहाँ पर डिटेल में देख लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो इस टॉपिक को आपको पढ़ना है तो कुछ मूलभूत बातों को समझ लीजिए। कुछ आर्टिकल्स को आप पहले ही क्लियर कर लीजिए कि साहब ये चीजें कहां पर दी हुई हैं। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहां कहां प्रावधान दिया है, किन अनुच्छेदों में दिया हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक सुप्रीम कोर्ट तथा उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यदि आप बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें से आप आर्टिकल्स को देख सकते हैं। सारे आर्टिकल तो ना सही, लेकिन जो मुझे अति महत्वपूर्ण आर्टिकल लगेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपको याद होने चाहिए, एक जनरल नॉलेज की दृष्टि से ही मालूम होने चाहिए, उन बातों को मैं यहाँ क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो भारतीय संविधान के भाग क्रमांक 5 जिसे संघीय कार्यपालिका कहा जाता, उस भाग में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक में सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया हुआ है। कौन कौन से प्रमुख आर्टिकल है एक नजर मार लेते हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल नंबर 124 आने वाला है। 124 नंबर का आर्टिकल बोलता है आपका कि हाँ भारत एक सुप्रीम कोर्ट होगा साहब। इस चीज के बारे में वह प्रावधान करता है कि सुप्रीम कोर्ट होने वाला है साहब। तो ये प्रावधान आपको देखने को मिलता है। इसके संदर्भ में जो आर्टिकल हैं, यदि वीडियो को एडिट किया गया तो उसके साथ में मैं इसकी पिक लगा दूंगा, नहीं तो कोई उतना बड़ा इश्यू नहीं है। आप चाहें तो बेयर एक्ट में देख सकते हैं, आप चाहें तो एम लक्ष्मीकांत में भी जाकर देख सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत के पेज नंबर 26.10 में उससे संबंधित प्रमुख जो अनुच्छेद है वो लाइन से एक बार में आपको दिए हुए हैं, तो उसे जाकर आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले हमको क्या है, बेसिक जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में देख लेना चाहिए, उसके बाद में फिर अन्य चीजों को अपन समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मतलब हमको समझ में आ गया, जो कि सुप्रीम हो उसे कहा जाता है दैट इज सुप्रीम कोर्ट, यानी अंतिम निर्णय करता, अंतिम व्याख्या करता, अंतिम न्याय निर्णय देने वाली बॉडी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कुछ और भी पॉइंट्स को क्लियर कर लें। 2 अत्यंत महत्वपूर्ण मामले हैं। पहली बात तो इसे शक्ति कहां से प्राप्त होती है साहब जी, शक्ति प्राप्त होती है संविधान से, पॉइंट नंबर 1। दूसरी शक्ति इसको प्राप्त होती है खुद के इनके द्वारा दिए गए निर्णयों से, अर्थात जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं उससे ही इन्हें शक्ति प्राप्त होती है। अब वो चाहे जुडिशियल रिव्यू वाला है, चाहे मूल अधिकार के इत्यादि संदर्भ प्रावधान क्यों ना आ रहा हो, तो उनसे इसे शक्ति प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में 2 बिंदु जो हैं काफी खास होते हैं। इन्हें क्या क्या शक्तियां दी गई हैं। सबसे पहले नंबर का पॉइंट वो यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह भारतीय संविधान का रक्षक है, पॉइंट नंबर 1।
संविधान का रक्षक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। पॉइंट नंबर 2, संविधान का अंतिम व्याख्याकार भी कौन है? सुप्रीम कोर्ट ही है। अर्थात संविधान के किसी भी मसले पर, किसी भी विषय पर, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो जाए, कंट्रडिक्शन हो जाए, वहां पर व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। संविधान के रक्षक का मतलब यह है कि यदि संविधान में जो बातें कही गई हैं, जो उसकी मूल अवधारणा है, उसका उल्लंघन होता है, कोई भी करता है, तो उससे संदर्भित रक्षा करने वाली बात है, यानी संविधान की रक्षा करने की बात है, वह कार्य कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, और उसके लिए वह अपने निर्णय देगा, कार्यपालिका पर लागू करवाएगा। तो ये वाले पॉइंट्स हमको देखने को मिलते हैं कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में। पहला नंबर का पॉइंट, संविधान का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। दूसरा नंबर का पॉइंट, अंतिम व्याख्याकार संविधान का या किसी भी कानून का कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ये वाली बात हमको यहाँ क्लियर होती है। आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ प्रमुख आर्टिकल हम देख रहे थे। आर्टिकल नंबर 124 क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संदर्भित बात कही गई है, गठन संबंधी बात कही गई। कब हुआ था स्थापना? 2 दिन बाद, यानी 28 जनवरी 1950 को। कहां पर? दिल्ली में। कितने मुख्य हम देखेंगे न्यायमूर्ति? तो 1 प्लस कितने कुल जजेस होने वाले थे? 7 हो जाएंगे। दोनों को मिला देंगे तो टोटल कितने हो जाने वाले हैं? 8 हो जाने वाले हैं। तो यह प्रावधान हमको देखने को मिलता है। सीधी बात, जब मूल संविधान बना उसमें सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस का प्रावधान किया गया था? दैट वाज 8, सीजेआई को मिला करके। बस इतनी सी बात तुमको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। 124 के पश्चात में आप सीधे आ जाइए 124A, 124B, ये आर्टिकल सभी आपको दिए होंगे। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एनजेएसी के बारे में था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उठाकर कैंसिल कर दिया। उसके माध्यम से ये 2 आर्टिकल जोड़े गए थे, अब कैंसिल हो चुके हैं, इसलिए दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता अभी फिलहाल में नहीं है। इसको बाद में अपन देखेंगे, समझेंगे। आर्टिकल नंबर 125 साहब जी, 125 नंबर का आर्टिकल क्या बोलता है? 125 नंबर का आर्टिकल बोलता है वेतन। हमारे यहाँ जो भी अधिकारी, कार्यपालिका या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जहां पर भी नियुक्त किए जाते हैं, उनके बारे में वेतन संबंधी बातें दूसरे नंबर पर दी गई हैं। आप अनुसूचियों को भी उठाकर देखेंगे तो भारतीय संविधान की जो अनुसूची है उनमें देखेंगे तो दूसरे नंबर की अनुसूची में ही क्या दिया होगा आपको? वेतन भत्ते इत्यादि संदर्भ में प्रावधान दिया होगा। मैंने सेकंड नंबर पे क्या आता है? वेतन करके आता है। तो यहाँ पर भी सेकंड नंबर का कौन सा है? 125, उसमें क्या दिया हुआ है? वेतन संबंधी प्रावधान। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आएगा नहीं, संभावना कम है। नेक्स्ट बना जाते हैं आर्टिकल, सीधे 126 छोड़ दिए 127 पर आ जाइए। 127 बोलता है तदर्थ न्यायाधीश, अस्थायी भी आप कह सकते हैं, एडहॉक भी कह सकते हैं, तो अस्थायी, लेकिन उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है क्या? दैट इज तदर्थ वर्ड यूज किया जाता है। तो अस्थायी न्यायमूर्ति नियुक्त करने की बात कही गई है कहां पर? 127 नंबर के आर्टिकल पर। अर्थात यदि न्यायपालिका के पास काम काफी अधिक मात्रा में है और उनके पास में जजेस की कमी है, तो वहां पर अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए कुछ न्यायमूर्तियों को नियुक्त किया जा सकता है। ये वाला पॉइंट कहां पर दिया हुआ है? 127 नंबर आर्टिकल पर दिया है। हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि यह प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से या किस देश से लिया गया है, ऐसा हो सकता है पूछ दे। तो इस पॉइंट को हमको ध्यान रखना है, दैट इज फ्रांस। यहां से हमने इस प्रावधान को लिया हुआ है। 128 में अटेंडेंस संबंधी दिया हुआ है, अर्थात जो भी न्यायमूर्ति रिटायर हो गए हैं वो बाद में भी संपर्क में बने रहे न्यायपालिका के, सुप्रीम कोर्ट के, उनसे मिलते रहे। कोई ऐसा कार्य होता है तो उनकी सहमति से उन्हें वह कार्य सौंपा जा सकता है। इसके लिए उनका जो मिलने वाली प्रोसेस है, लगातार संपर्क में रहने वाली प्रोसेस, उसके लिए अटेंडेंस संबंधी प्रावधान किया गया है। वो दिया हुआ है, आता नहीं है एग्जाम में, उतना महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। 129 नंबर का आर्टिकल पर आप आ जाइए, अति महत्वपूर्ण है। 129 नंबर का बोलता है रिकॉर्ड न्यायालय, अभिलेखीय न्यायालय। क्या मतलब है इस चीज का? सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय दिए जाएंगे उन सभी का रिकॉर्ड रखा जाएगा और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों को कानून की शक्ति प्राप्त होगी, अर्थात वे कानून के ही समान होंगे तथा उनका उपयोग सुप्रीम कोर्ट में भी, प्लस सुप्रीम कोर्ट के अधीन आने वाली जो भी न्यायपालिका, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे जिला न्यायालय हो, चाहे अतिरिक्त हो, उन सभी में एज अ कानून यूज किया जा सकता है। तो यदि कोई उन बातों को, उनके दिए गए निर्णयों को नहीं मानता है तो उसे अवमानना माना जाएगा तथा उसे दंड दिया जा सकता है। तो ये पॉइंट हमको देखने को मिलता है। आगे बढ़ जाते हैं। आर्टिकल नंबर दिया है आपको 131, अति महत्वपूर्ण।
131 मूल अधिकारिता से संबंधित है। मूल अधिकारिता क्या है? सीधी सी बात यह है कि ऐसे मामले जिनकी सुनवाई डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले को जाना तो नॉर्मल प्रोसेस ये है सामान्य मामलों के लिए कि सबसे पहले आप राज्यों की न्यायपालिकाओं में जाएंगे, जिला न्यायालय इत्यादि वगैरह में जाएंगे, वहां पर आपके निर्णय होने वाला है, वहां सहमत नहीं है तो आप आगे हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हाई कोर्ट के निर्णय से भी आप सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो उसके पश्चात में आप अगली जो रिट होने वाली है कहाँ दायर करने वाले हैं? सुप्रीम कोर्ट में। तो क्रम ये होता है, पहले यहाँ, फिर यहाँ और फिर सबसे आखिरी में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये सामान्य मामलों पर होता है, लेकिन कुछ विशेष मामले हैं जो कि संविधान में दिए गए हैं। संविधान में मूलतः 3 मामले दिए गए हैं, लेकिन आते 6 हैं। बता देते हैं कैसे क्या है। ये मामले वैसे होते हैं जिन पर डायरेक्टली व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपना वाद दायर कर सकता है, करवा सकता है और न्याय की मांग कर सकता है। ऐसे मामले, सीधी बात, वे मामले जिनकी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है उन्हें क्या कहा जाता है? उसकी मूल अधिकार है, प्राइमरी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन उसका करके कहलाता है, या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन करके वर्ड यूज किया जाता है। वे मामले जिनकी सीधे सुनवाई कहाँ हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें क्या कहते हैं? मूल अधिकारिता के उसके अंतर्गत वह आते हैं। बात करेंगे कौन कौन से मामले हैं। नेक्स्ट वन आ जाते हैं आर्टिकल 131, 132 पर देख लेंगे यदि आप, अपीली अधिकारिता इत्यादि वगैरह हमको देखने को मिलता है, तो ये आगे दिया हुआ है। उसके भी आप आगे आ जाइए, आर्टिकल 137 पर आप आ जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां दिया हुआ है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू करके दिया हुआ है आपको। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास में है? सुप्रीम कोर्ट के पास में है, हाई कोर्ट के भी पास में है, परंतु वो पॉइंट अलग दिया हुआ अनुच्छेद में। 137 में क्या दिया है? सुप्रीम कोर्ट के पास में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। क्या मतलब होता है इसका? न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकता है। यदि उसे ये लगता है कि संसद द्वारा बनाया गया जो कानून है वह संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उन्हें उठाकर वह पूरी तरह कैंसिल भी कर सकता है या उतनी मात्रा में कैंसिल कर सकता है जहां तक संसद द्वारा बनाया गया वह कानून संविधान की मूल भावना का उल्लंघन कर रहा हो। ये चीज क्या कहलाती है? जुडिशियल रिव्यू कहलाती है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व में दिए गए निर्णयों को खुद भी रिव्यू कर सकता है, अर्थात पिछले निर्णय में हो सकता है उन्होंने कहा हो कि यस, अगले उसी मामले से संदर्भित निर्णय पर वह कह सकते हैं नो साहब जी। इसका मतलब है कि डिसीजन में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, पुराने वाले में अलग, नए वाले में अलग। तो ये वाली चीज क्या कहलाती है? सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की शक्ति कहलाती है। ठीक, तो वो कहाँ दी हुई है? आर्टिकल 137 में। इसके पश्चात में हम आ जाते हैं आर्टिकल 137 के पश्चात में सीधे आप आ सकते हैं आर्टिकल 143। क्या बोलता है? 143 बोलता है कि राष्ट्रपति महोदय चाहे तो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से किसी विषय पर, संवैधानिक कानूनी मसले पर सलाह मांग सकते हैं साहब जी। ठीक, तो ये पॉइंट कहाँ दिया? आर्टिकल 143 143 में दिया हुआ है। खास बात है कि दोनों बाध्य नहीं है। दोनों बाध्य नहीं है का मतलब ये है कि राष्ट्रपति सलाह जब इनसे ले रहे हैं तो इनके द्वारा जो सलाह दी गई है उसे मानने के लिए बाध्य कौन नहीं है? राष्ट्रपति नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सीजेआई भी बाध्य नहीं है, अर्थात राष्ट्रपति सलाह मांगे कि इस विषय पर हमें सलाह दीजिए, सीजेआई बोल सकते हैं कि नहीं सर हम इस विषय पर सलाह नहीं देना चाहेंगे, अर्थात सलाह देने के लिए भी वो बाध्य नहीं है। तो न वो देने के लिए बाध्य है एक, न दूसरे लेने और मानने के लिए बाध्य है। तो ये दोनों ही प्रावधान है, इसीलिए मैंने कहा कि दोनों ही बाध्य नहीं है। नॉर्मली ये हो सकता है कि वो सलाह मांगे, वो सलाह दें, उस सलाह में थोड़ी बहुत संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति महोदय उसे लागू कर दें, एज इट इज लागू कर दें, दोनों बातें हो सकती हैं। तो यही चीज क्या कहलाती है? राष्ट्रपति द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मांगने की शक्ति। एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, जब भी राष्ट्रपति महोदय को सीजेआई सलाह देंगे तो कम से कम मिनिमम 2 जजेस अन्य भी वो अपने साथ में रखेंगे उस सलाह के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के होने वाले हैं, और उनसे न्याय निर्णय या चर्चा इत्यादि के पश्चात में ही राष्ट्रपति महोदय को वह सलाह दी जाती है। तो ये आर्टिकल में कहा दिया हुआ 143 में ये प्रावधान दिया है। 143 के पश्चात में आप आ जाइए आर्टिकल नंबर 145।
संसद द्वारा नियम बनाने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की सहमति से खुद के संचालन के लिए, खुद के कार्य इत्यादि वगैरह के लिए खुद भी नियम बना सकते हैं, प्लस उनके लिए संसद भी नियम बना सकती है। तो ये शक्ति कहाँ दी है? आर्टिकल 145 में दी गई है। 146 आ जाइए। 146 में दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अपने कार्य के लिए अपना स्टाफ, अधिकारीगण इत्यादि वगैरह नियुक्त कर सकता है, स्वतः नियुक्त कर सकता है। उसकी नियुक्ति के लिए या उन अधिकारियों इत्यादि वगैरह की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ना तो एसएससी पर, ना तो यूपीएससी पर, ना ही एमपीपीएससी, ना ही व्यापम जैसे किन्हीं भी बोर्डों पर आश्रित नहीं है। वह खुद ही नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, नौकरियों का एग्जाम ले सकता है, नियुक्ति कर सकता है। तो ये कहाँ दिया हुआ? आर्टिकल 146 में हमको दिया हुआ है। 147 में कुछ व्याख्याएं संदर्भित दी गई हैं। तो यहाँ पर सीधी बात निकल कर आ जाती है, 124 से लेकर 147 नंबर तक के आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने अति महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन से हैं? ये वाले जो मैं आपको बता रहा हूँ। इनको यदि आप याद रखें तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो होते हैं इन्हीं आर्टिकल से बनते हैं, यानी आज तक के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो भी प्रश्न आए होंगे यदि अनुच्छेद के ऊपर जो कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित होंगे, उसमें इन्हीं आर्टिकल पर क्वेश्चन आए हैं 99%। 1% कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी घुमा फिरा के कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम संभावना क्या होती है इन आर्टिकल्स की। इसमें से भी यदि आप कुछ कम याद रखना चाहेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आर्टिकल 124 याद रखिएगा, स्थापना गठन संबंधी। 127 याद रखना चाहिए, 129 याद रखना चाहिए, 131 और सीधे आप आ जाइए 137, इसको याद रखिए, और 143। इन आर्टिकल्स को ध्यान रखिए। यदि कम मात्रा में और भी कम मात्रा में याद रखना चाहते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा 143, 137, 131। हायर लेवल के एग्जाम्स पर इन आर्टिकल्स पर सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इनकी व्याख्या इत्यादि पर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये हमने देखा उनके आर्टिकल संबंधित कुछ प्रावधान। तो एक नजर मार ली 124 में क्या दिया हुआ है, गठन दिया हुआ साहब। 127 में क्या दिया हुआ है आपको, अतिरिक्त न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश के संदर्भ में प्रावधान दिया है। 129 में क्या दिया है, तो लेखी न्यायालय दिया है। 131 में क्या है, मूल अधिकारता है। 132 में अपीली है, नॉट सो मोर इम्पोर्टेंट। 137 में क्या दिया है, जुडिशियल रिव्यू दिया हुआ। 143 में क्या दिया हुआ है आपको साहब, सलाह वाली बात दी। सलाह में 3 लेटर होते, सलाह, तो 143 ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। जबकि 145 में क्या है, संसद द्वारा या खुद न्यायपालिका द्वारा राष्ट्रपति की सहमति नियम बनाने की शक्ति इत्यादि संबंधी प्रावधान है। 146 क्या बोलता है, स्टाफ की नियुक्ति। इतनी सी बात है, लंबे लंबे आर्टिकल है, मैंने बड़े आपको शॉर्ट में बताने का यहाँ प्रयास किया हुआ है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट संबंधित प्रमुख आर्टिकल। तो ये जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हमने देखे, इसी के संदर्भ में पूरा पूरा टॉपिक चलने वाला है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गत वर्षों में या पूर्व के वर्षों में जो भी निर्णय दिए गए हैं उसके आधार पर यह टॉपिक अब आगे चलेगा। तो एक एक करके अपन हेडिंग वाइज देखते हैं। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय का गठन। जैसे कि बताया 2 दिन बाद यानी गठन का हुआ था, 28 जनवरी 1950 को हुआ था। किसके तहत, संविधान के तहत। संविधान के किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 124 आपने देखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, गठन के साथ साथ उसका स्थान, स्थापना इत्यादि संदर्भित प्रावधान भी हम देख लेंगे। और उसके बाद में अब आती है बात साहब जी कि न्यायमूर्ति कुल कितने। मूल संविधान में कितने थे, 8 थे। आज वर्ष 2022 इस समय कुल न्यायमूर्तियों की संख्या कितनी है आपकी, तो 33 + 1 ध्यान रखना, अर्थात 33 जो है अन्य न्यायमूर्ति है प्लस एक जो है सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करके हैं। तो कुल कितने हो जाते हैं हमारे, 34 हो जाते हैं। इन डिजिट्स को, इन डेटा को थोड़ा सा हमको याद रखना पड़ता है क्योंकि कई बार क्वेश्चन इससे घुमा फिरा करके पूछ दिया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति और नियुक्ति संबंधी प्रावधान। न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है वह 1993 में जाकर ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होता है साहब। 1993 में एक्चुअली न्यायिक विवाद कुछ हुए हैं हमारे यहाँ पर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, कुल 3 ऐसे मामले कहलाते हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिए हुए हैं। इसके तहत, इन तीनों के तहत ही कहना चाहिए कि फाइनली जो कंक्लूजन है वह निकल कर यह आया कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति एक कोलोजियम सिस्टम, कोलोजियम व्यवस्था के माध्यम से की जाएगी।
अब प्रश्न ये निकल कर आता है कि ये कोलोजियम व्यवस्था क्या थी और कब से आई। वर्ष 1993 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस व्यवस्था को दिया गया, इसको अपनाया गया। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 3 प्रकार के वाद हैं। पहला न्यायाधीश मामला 1982 का कहलाता है, दूसरा वाला कहलाता है 1993 का, तीसरा वाला कहलाता है 1998 का। आपको दिया हुआ, आप चाहें तो नोट्स में जाकर देख सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत में भी आपको मिल जाने वाला है। इसमें 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को जाकर के क्लियर किया था कि साहब जो भी व्यवस्था की जाएगी, जो भी न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की जाएगी, तो किस सिस्टम के आधार पर की जाएगी? कोलोजियम सिस्टम। क्या होता है सिस्टम, इसको भी जान लीजिए। एक सीजेआई प्लस 4 अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस कुल कितने? 4, यानी टोटल कितने हो गए? 5। इन 5 की बेंच बनती है या कमेटी बनती है। इनके द्वारा रिक्रूट करने के लिए न्यायमूर्तियों को नाम को फाइनली निर्धारित किया जाता है, स्क्रूटनी की जाती है उसकी, और नाम निर्धारित होने के पश्चात में वे नाम भेजे जाते हैं किसको? राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति महोदय के पास फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि उन्होंने 11 लोगों के नाम भेजे कि हाँ हम संस्तुति करते हैं, यानी कोलोजियम ने कहा हम संस्तुति करते हैं कि इन 11 में से 11 व्यक्तियों को आप सुप्रीम कोर्ट के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। एक बात और क्लियर भी करते हैं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट जो है आपको संविधान में दिया है, इसलिए कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी उसकी नियुक्ति सदैव कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। तो यह बात पहले नहीं कही हो तो भी इस बात को क्लियर कर लें, आगे के लिए भी क्लियर कर लें। मान लीजिए ना बोले तो, यदि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उन व्यक्तियों की नियुक्ति तथा उनको पद से हटाया जाना, ये सारे कार्य कौन देखते हैं? राष्ट्रपति महोदय ही देखते साहब, उनके नाम से ही किया जाता है। तो जजेस की नियुक्ति होनी, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति होनी है तो करेंगे कौन? राष्ट्रपति महोदय ही उसको फाइनलाइज करेंगे। लेकिन उन व्यक्तियों के नामों की नियुक्ति या नियुक्ति संबंधी जो प्रपोजल होता है वह कौन भेजता है? सुप्रीम कोर्ट भेजता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 11 लोगों के नाम भेजे राष्ट्रपति महोदय के पास में। राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं उनकी सलाह मशवरे इत्यादि के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 में दिया हुआ है। साथ ही साथ यह भी दिया हुआ है कि उस मंत्रिपरिषद की दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति महोदय बाध्य होते हैं। यानी कि कोलोजियम के द्वारा जो नाम भेजे जाएंगे राष्ट्रपति महोदय के पास में, उन पर वास्तविक रूप से विचार कौन करेगी? मंत्रिपरिषद करने वाली है। और मंत्रिपरिषद बताएगी साहब फाइनली किनको नियुक्त करना है, किनको नियुक्त नहीं करना है। ऐसा भी हो सकता है कि 11 में से 11 नामों को ही यस बोल दें राष्ट्रपति प्लस उनकी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री महोदय की, पूरे के पूरे नियुक्त हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 11 में से किसी एक को भी वो हाँ ना बोले, अर्थात कहें नहीं इनमें से कोई भी एक भी व्यक्ति को हम नियुक्त नहीं कर रहे हैं, निश्चित हो सकता है। या तीसरा सिस्टम यह भी हो सकता है इन 11 में से कुछ को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और कुछ को नहीं कर रहे साहब, ऐसा भी हो सकता है। परंतु जो भी नियुक्ति होगी, जो भी नाम होंगे, वह भेजेगा कौन? कोलोजियम ही भेजेगा अपनी पूरी प्रक्रिया के पश्चात में। उन पर फाइनल मोहर कौन लगाएंगे? राष्ट्रपति ही लगाएंगे। अर्थात खुद कोलोजियम अकेले ही सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यायमूर्तियों की नियुक्ति नहीं कर सकता, राष्ट्रपति का सहयोग चाहिए। राष्ट्रपति महोदय या मंत्रिपरिषद अकेले ही सुप्रीम कोर्ट में किन्हीं व्यक्तियों को जज नियुक्त नहीं कर सकती जब तक कि वह नाम किसके द्वारा रिकमेंड ना किया गया हो। तो इस प्रकार की हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वह वर्तमान में काम कर रही है। यही क्या कहलाता है? कोलोजियम। सारगर्भित रूप से कोलोजियम सिस्टम, जिसमें कि 5 लोग होने वाले हैं, सीजीआई ऑफ इंडिया प्लस 4 अदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जो नाम ये भेजेंगे उन नाम में से ही फाइनल किए जाएंगे। चाहो तो पूरे के पूरे, चाहो तो उनमें से एक को भी ना करो, और चाहो तो उनमें से कुछ को कर लीजिए, कुछ को नहीं करिए। यही प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की, इसके अलावा अभी कोई भी प्रक्रिया नहीं है। 2014 में संसद के द्वारा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, जिसमें प्रावधान था एनजेएसी के, अर्थात इसके माध्यम से एनजेएसी बनाया जाने वाला था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी। एक समिति बनने वाली थी, एक हाई पावर्ड कमेटी थी। यह समिति नियुक्त करती सुप्रीम कोर्ट में जजेस वगैरह को, उनसे संबंधित प्रावधान देती। इसको अति विशिष्ट संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पास किया गया था, अर्थात लोकसभा राज्यसभा के विशेष बहुमत के माध्यम से प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं ने इसको पास किया था और इस व्यवस्था को अप्रूवल दिया था कि हाँ एनजेएसी बनेगा। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने
जुडिशियल रिव्यू का उपयोग करते हुए, न्यायिक समीक्षा का उपयोग करते हुए 99वां संविधान संशोधन अधिनियम को उठा के कैंसिल कर दिया और पुनः उन्होंने कहा कोलेजियम सिस्टम ही रहेगा जुडिशरी के अपॉइंटमेंट संबंधी। तो इस बात को उन्होंने क्लैरिफाई किया था, फाइनलाइज किया था। आज भी यही व्यवस्था लागू, इस बात को ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एनजेएसी को कैंसिल किया था या 99वें संविधान संशोधन को कैंसिल किया था, शायद आपसे पूछ लिया जाए, हमको ये जानकारी होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण था वह आर्टिकल भारतीय संविधान का 50, जिसमें कहा गया है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण रहेगा। यहाँ पर ये जो व्यवस्था आई थी एनजेएसी, इसमें ये कहा गया था या ये था कि एनजेएसी की जो कमेटी होगी उसमें कार्यपालिका ही लोग होने वाले हैं, साहब जी वही नियुक्त करने लगेंगे, अर्थात पृथक्करण कहाँ रह गया, उस चीज को उठाकर उन्होंने कैंसिल कर दिया। साहब ये संविधान का मूल ढांचे का या मूलभूत जो अवधारणा उसको उल्लंघन करता है। आज वर्तमान में कौन सा सिस्टम है, कोलोजियम सिस्टम ही वर्क कर रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। न्यायमूर्तियों की नियुक्ति संबंधी योग्यताएं, अर्हताएं जिसको कहा जाता है, क्या होती हैं। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी न्यायविद को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति नियुक्त करना, उसके संबंधित कुछ प्रावधान दिए, कुछ शर्तें दी हुई। पहली बात तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, किसी हाई कोर्ट वगैरह में वह 5 वर्ष कम से कम न्यायमूर्ति के पद पर रहे हों। तीसरा, या तो वो कम से कम 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में वकील रहे हों। चौथा, राष्ट्रपति की नजर में एक सम्मानित विधि विधा होने चाहिए। तो ये बात कही गई है, ये मिनिमम योग्यताएं होती हैं। उसके पश्चात में एक सिस्टम को अपनाया जाता है और उसके तहत ही आगे अन्य जजेस की नियुक्ति होती है। इसके भी आगे बढ़ते हैं, सीजेआई की नियुक्ति कैसे होती है। पहली बात तो है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं उनमें से ही की जाती है। संविधान लागू होने के बाद से लेकर 1973 तक सीनियर सिटीजन वाला जो सिस्टम था, या कहना चाहिए सीनियर जजेस वाला जो सिस्टम था, सीनियर जजेस वाला जो सिस्टम था उसे फॉलो किया गया। 1950 से 1973 तक ऐसी व्यवस्था रही है कि जो भी सीनियर जजेस होगा उस व्यक्ति को ही या उस न्यायमूर्ति को ही सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था थी। 1973 के बाद से इस व्यवस्था में थोड़ी सा चेंज आया गया है। यह व्यवस्था कहलाती वरीयता अनुक्रम, सीनियरिटी के आधार पर नियुक्त किया जाना। जो भी डेट ऑफ बर्थ होने वाली है उसे ही सीनियरिटी का आधार माना जाता है। जिसकी भी उम्र ज्यादा होगी उस व्यक्ति को उठा करके वहां नियुक्त किया जाता था। 1973 में इस व्यवस्था को चेंज कर दिया गया। कई इसके आधार रहे हैं, क्योंकि नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है वह तो अंततः कार्यपालिका के हाथ में ही था। कोलिजियम सिस्टम तो 1993 के पश्चात में ही आया। कोलिजियम सिस्टम को भी फाइनल अप्रूवल कौन देते हैं साहब जी, कार्यपालिका ही देती, सरकार ही देती, सीधी बात तो ये है। कई वजह बताई गई। 1973 में इस व्यवस्था को बदल दिया गया। जो सीनियर जजेस थे उनको नियुक्त नहीं किया गया। टॉप 3 सीनियर जजेस के स्थान पर चौथे नंबर के जो जजेस थे उनको नियुक्त कर दिया गया। यह पूरी तरह से विशेषाधिकार किसके हाथ में रहा, सरकार के हाथ में रहा। और ऐसा सिस्टम बाद में भी होता रहा था। तो 2 बार ये चीजें हो चुकी हैं। लेकिन अब वर्तमान में जो व्यवस्था है, जो भी सीनियर जजेस होते हैं उन्हें ही नियुक्त किया जाता है। मान लीजिए कि 5 लोग हैं, सीनियरिटी में देखा गया, इनमें सबसे सीनियर कौन है उम्र के अनुसार, उसे ही सीजीआई नियुक्त किया जाता है। अब ये परंपरा हो गई है साहब। आगे बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट वन, न्यायाधीशों को हटाना संबंधी प्रावधान साहब जी, कैसे हटाया जा सकता है। मैंने कहा साहब कि जो नियुक्त करेंगे वही हटाएंगे। रीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी साहब अपने आप में नियुक्त राष्ट्रपति करते तो हटाएंगे कौन, राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है। इनको हटाने संबंधी जो प्रावधान है उसके लिए महाभियोग की तरह एक व्यवस्था की गई, इम्पीचमेंट टाइप की प्रोसेस की गई है। क्या होता है, कम से कम 100 सदस्य फ्रॉम दी लोकसभा या फिर 50 सदस्य फ्रॉम दी राज्यसभा एक प्रस्ताव लेकर आए कि हाँ किसी न्यायमूर्ति को पद से हटाना है क्योंकि वह संविधान इत्यादि वगैरह का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं या अक्षम है, या कोई भी ऐसा आधार वो बताएं। तब यह सब प्रपोजल लिया जाता, संकल्प लिया जाता है और उसके पश्चात में लोकसभा अध्यक्ष या जो भी स्पीकर हो, जो भी अध्यक्ष हो उस सदन के, वह इस प्रस्ताव को चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो डिनाई भी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं। तो बोले नहीं साहब जी, संदर्भित जज को हटाने का
संबंधी कोई भी प्रपोजल हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद में क्या होने वाला है, उसके बाद में यह होने वाला है कि 3 न्यायमूर्तियों की एक कमेटी बनेगी, जिसमें सीजेआई तो होंगे ही होंगे, ठीक, या उनके द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई एक जज होने वाला है। उन न्यायमूर्ति पर लगे आरोपों की ये जांच करेंगे, अपनी रिपोर्ट देंगे। यदि अपनी जांच में इस बात की रिकमेंड करते कि हाँ जो आरोप लगे हैं वो सही हैं, तब फिर उसके बाद में ये मामला पूरा पूरा सदन में वोटिंग के लिए जाता है साहब जी। सदन में वोटिंग होती है तो स्पेशल बहुमत से होती है। स्पेशल बहुमत क्या होता है साहब जी? स्पेशल बहुमत का मतलब होता है कि सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत, यानी 2/3 से एक हाउस बोले कि यस हमको हटाना है, सेम यही बात प्रपोजल जाएगा अगले हाउस में, वह भी बोले कि हाँ हम भी अनुमति देते हैं उनको हटाने संबंधी। यहाँ दोनों ही हाउस से पास हो जाएगा स्पेशल मेजोरिटी से। उसके पश्चात में अब जाएगा राष्ट्रपति महोदय के पास, राष्ट्रपति महोदय उस पर विचार करेंगे और यदि वह भी अपनी सहमति दे देते हैं तो संबंधित जो भी न्यायमूर्ति होंगे उनको पद से हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, उन्हें हटा दिया जाएगा। तो यह हटाने संबंधी प्रावधान है वर्तमान में। आगे बढ़ जाते हैं। तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ यानी एडॉक अर्थात अस्थायी, सही वर्ड उसके लिए होना चाहिए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 127 में आपको दिया हुआ है कि साहब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। साहब कैसी क्या प्रक्रिया है इस चीज को देखते हैं। कौन करेंगे? ऑब्वियसली राष्ट्रपति महोदय करेंगे, दिया हुआ है उसमें। कहां से करते हैं? हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनसे कर सकते हैं, उस रिलेवेंट हाई कोर्ट के, लेकिन मुख्य जो जज हैं उनसे जरूर सहमति लेनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी और वो कर सकते हैं। चाहे तो एक और व्यवस्था यह भी हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व कोई न्यायमूर्ति रहे हों जो कि रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी उनकी सहमति से इस कार्य के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकता है। तो इस चीज को लेकर काफी अभी डिस्प्यूट चल रहा है, चर्चा भी थी, करंट का विषय भी था, थोड़ी सा इसको देखिएगा। हाई कोर्ट से भी लिए जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस को भी लिया जा सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। किसी भी न्यायमूर्ति के लिए एज क्या होती है? मिनिमम एज का कोई भी प्रावधान नहीं है, मैक्सिमम एज का है। रिटायरमेंट की एज 65 ईयर्स होती है साहब जी, ठीक। उसके पहले भी हटाया जा सकता है, प्रक्रिया अपन ने देख ली कैसे क्या हटाई। चाहे तो न्यायमूर्ति खुद भी हट सकते हैं, खुद भी रिजाइन दे सकते हैं कि साहब हम नहीं करना चाहते किन्हीं भी कारणों से। किसको ही देंगे? राष्ट्रपति को ही संदर्भित होने वाला है और वही उस प्रक्रिया को आगे प्रोसेस को बढ़ाएंगे साहब जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट वन, उच्चतम न्यायालय का स्थान साहब कहाँ होता है? मूलतः दिल्ली में है, लेकिन इस मामले में सीजेआई को शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति महोदय से वह परामर्श करके दिल्ली के अलावा कहीं अन्य भी शिफ्ट कर सकते हैं अस्थायी रूप से। साथ ही साथ उसकी बेंचेस भी बना सकते हैं, लेकिन उन्हें सहमति किसकी लेनी होगी? राष्ट्रपति महोदय की। फिलहाल में दिल्ली में ही है, ये चीज भी करंट का विषय है। हम देखते हैं हर 2-5 साल में कहीं ना कहीं मांग उठती रहती है साहब की सुप्रीम कोर्ट की कुछ बेंचेस स्थापित की जाए, खासकर साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया इत्यादि वगैरह के संदर्भ में, क्योंकि कन्याकुमारी या तमिलनाडु राज्य इत्यादि वगैरह इतनी दूर से दिल्ली आना थोड़ा सा कठिन होता है उनके लिए, तो इसलिए बेंचेस की मांग होती है। परंतु अभी फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट की कोई भी बेंचेस नहीं है, दिल्ली में ही उसका मुख्य स्थान है। नेक्स्ट में आ जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति अपने कार्य को निष्पक्ष, तटस्थ और स्वतंत्र रूप से होकर कर सकें, इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि उनकी स्वतंत्रता के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो प्रावधान नंबर 1, नियुक्ति का तरीका। उनकी जो नियुक्ति की जाती है वह सिस्टम से की जाती है। इस सिस्टम में ऐसा माना जाता है कोलोजियम प्लस राष्ट्रपति महोदय। इस बात की संभावना है कि बहुत ही अच्छे चरित्र के, बहुत ही बेहतर हमको न्यायमूर्ति मिलेंगे और वह निष्पक्ष होकर काम कर सकेंगे। उनको हटाने संबंधी इतना आसान नहीं है कि सरकार जब चाहे जब ट्रांसफर कर दे हटा दे, इतना आसान नहीं है। पूरी पूरी इस प्रक्रिया का पालन करना है, जिससे क्या उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। साथ ही साथ उनके कार्यकाल की सुरक्षा भी है, अर्थात एक बार नियुक्ति के पश्चात में 65 की एज होने पर ही वो रिटायर होने वाले हैं, उनको हटाया जाएगा साहब पद से। इस प्रकार भी वह बिल्कुल सुनिश्चित होकर, सुरक्षित होकर अपने कार्य को तटस्थता के साथ में कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, उनके वेतन भत्ते इत्यादि वगैरह भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, अर्थात उस पर किसी प्रकार की वोटिंग सरकार नहीं कर सकती है, उनके वेतन को कम नहीं कर सकती, बढ़ा जरूर सकती है, कम नहीं कर सकती, अलाभकारी परिवर्तन
नहीं कर सकती है। तो यह भी उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। न्यायमूर्तियों के आचरण पर बहस सदन में नहीं की जा सकती, संसद में नहीं की जा सकती साहब जी। सेम यही बात लागू होती है सदन के जो सदस्य हैं उनके आचरणों इत्यादि पर भी बहस सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं की जा सकती है। तो दोनों का एक प्रिविलेजेस है अपने आप में। नेक्स्ट वन, एक बार सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के पश्चात में किन्हीं भी अन्य अदालतों में या न्यायाधीकरण इत्यादि वगैरह में आप एज अ वकील काम नहीं कर सकते। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप अपने निर्णय को देते समय बिल्कुल तटस्थ रहें और ऐसी कोई भी अपेक्षा उम्मीद इत्यादि वगैरह ना रखें कि हाँ भविष्य में कहीं हमको काम मिल जाएगा उस चीज से हम फायदा उठा लेंगे। तो ये चीज हम देखते हैं। नेक्स्ट वन, इनके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती साहब जी। यह भी इनको शक्ति प्रदान करता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायिक क्षेत्र है वो संपूर्ण भारत का है, उसमें संसद भी कटौती नहीं कर सकती। यानी यह नहीं कर सकती बोले नहीं साहब आपका जो न्याय निर्णय है वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा, बाकी सब जगह लागू होगा, ऐसा नहीं किया जा सकता। अर्थात उसमें कटौती संसद भी स्वयं नहीं कर सकती। हाँ, उसके न्यायिक क्षेत्र में वृद्धि जरूर संसद कर सकती है, इस पॉइंट को ध्यान रखिए। अर्थात बढ़ा तो सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान थे जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट की तटस्थता, उनकी स्वतंत्रता इत्यादि की रक्षा की जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां साहब जी, शक्तियां कम से कम 7 प्रकार की आपको देखने को मिल जाएंगी। 3 सबसे मोटे तौर पर हम देख लेने वाले हैं। सबसे वेरी फर्स्ट वन आने वाला है मूल क्षेत्राधिकार, दूसरा आने वाला है अपीली क्षेत्राधिकार, तीसरा आने वाला है न्यायिक क्षेत्राधिकार की संपूर्ण भारत पर सारी चीजों पर वह लागू है साहब जी। सिर्फ एक है कि हाँ सैन्य न्यायालय इत्यादि संबंधी मामलों को छोड़कर, देखेंगे उस चीज पर भी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं मूल अधिकारिता। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या कहलाता है? मूल अधिकारिता। कई नाम मिलते हैं हिंदी में, मूल अधिकारिता भी बोलते हैं, प्रारंभिक अधिकारिता भी बोलते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, प्राथमिक अधिकारिता भी बोलते हैं। ये चीज है भारतीय संविधान के आर्टिकल 131 में दिया हुआ है मूल अधिकारिता। संविधान में जब आप जाएंगे वेयर एक्ट में देखेंगे तो मूल अधिकारिता के 3 बिंदु हमको वहां देखने को मिलते हैं, 1, 2 एंड 3। लेकिन हो जाने वाले हैं ये 6 बिंदु साहब जी। 3 तो संविधान में दिए ही दिए हैं, बाकी 2 अन्य बातें उनके गत वर्षों के दिए गए निर्णयों से बड़ी स्पष्ट होती हैं कि साहब यह भी उनकी मूल अधिकार से क्षेत्र इत्यादि में आता है कि नहीं आता। देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला कि मूल अधिकारिता क्या होती है, जैसा कि मैं बता चुका हूं, मूल अधिकारिता का मतलब यह है कि वे मामले जिन पर डायरेक्टली सुनवाई कहाँ हो सकती, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले पर सुनवाई होने के लिए सामान्य प्रक्रिया यह है, पहले निचली अदालत, फिर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, और उसके बाद में ही पूरा केस होने के पश्चात में आप अपील कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है। विशेष प्रक्रिया क्या है? कुछ ऐसे विषय जो कि संविधान के द्वारा उद्धृत किए गए हैं, बताए गए हैं, उन पर डायरेक्टली व्यक्ति अपना केस कहाँ दर्ज करा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट उस मामलों को सुनती है। कौन कौन से वो मामले हैं देखते हैं। सबसे पहला तो है मूल अधिकार वाला, अर्थात मूल अधिकारों संबंधित कोई डिस्प्यूट हो, कोई विवाद इत्यादि वगैरह हो, ऐसे मामलों की सुनवाई डायरेक्टली कहाँ हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में। भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 बोलता है 5 प्रकार की रिटें हैं, यदि मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो व्यक्ति डायरेक्टली कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यह किसके तहत आएगा? मूल अधिकारिता के तहत आएगा। सेकंड नंबर का पॉइंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके निर्वाचन संबंधी कोई डिस्प्यूट होने वाला तो वो भी डायरेक्टली कहां सुना जाएगा, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाएगा वो मामला। तीसरा आ जाते हैं विधि या संविधान, संविधान प्लस विधि यानी लॉ की व्याख्या संबंधी कोई भी प्रावधान होगा जिसको लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, उस मामले पर भी डायरेक्टली कहां सुनवाई हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में। यह भी किसकी? आपकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। बाकी बचे 3 मामले इन 3 के तहत आते हैं। पहला होता है संघ यानी भारत सरकार वर्सेस, भारत सरकार वर्सेस का मतलब यह है कि भारत सरकार का किसी राज्य के साथ में कोई विवाद, किसी एक राज्य के साथ में कोई विवाद, ऐसा कोई चीज होती है, उस डिस्प्यूट पर डायरेक्टली सुनवाई कहां होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। यह क्या है? मूल अधिकारिता। अगला पॉइंट है भारत सरकार वर्सेस एक या एक से
अधिक राज्य, ऐसा भी कोई विवाद है जिसमें एक पार्टी कौन है, भारत सरकार है, जबकि दूसरी ओर कौन है, एक से ज्यादा, दो तीन चार पांच जितने भी राज्य वो हैं। यदि ऐसा कोई विवाद है, कोई मामला है, तो उस पर भी सुनवाई कहाँ हो सकती है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। तीसरा, दो या दो से अधिक राज्यों, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य आपस का कोई विवाद, यानी कि दो राज्यों में डिस्प्यूट हो जाता है, यानी दो पार्टियां, फर्स्ट सेकंड, एक राज्य यहाँ है, एक राज्य यहाँ है, ऐसा कोई विवाद हो, या इसमें ये हो सकता है कि चार राज्य यहाँ है, तीन राज्य यहाँ है, इन राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाता है, उस पर भी सुनवाई कहाँ होगी, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये सब किसके अंतर्गत ही आएगा, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है साहब जी। कुल कितने मामले बता दिए, टाइप आपको 6। इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है, आईएएस वगैरह की परीक्षा में आया क्वेश्चन है, विभिन्न एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन, तो इनको बड़े अच्छे से समझिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट वन, अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय अधिकारिता का मतलब यह है कि हाई कोर्ट में कोई मामला चला, उस पर निर्णय आया साहब, ठीक है, उससे कोई भी व्यक्ति सहमत नहीं है, जो कि उससे संबंधित है, सहमत नहीं है, तो कहां पर अपील आप कर सकते हैं, उठा करके सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं साहब, ठीक है। कई मामलों में हो सकती है, दीवानी मामलों में हो सकती है, आपराधिक मामलों में हो सकती है, संवैधानिक मामलों में हो सकती है, तो ये सब प्रावधान देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन, सलाहकार क्षेत्राधिकार भी एक शक्ति होती है। क्या मतलब है इसका, आर्टिकल 143, राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों से सलाह मांग सकते हैं, सीजेआई से सलाह मूलतः मांगते हैं साहब जी, ठीक, दोनों ही बाध्य नहीं, जैसा कि बताया, ना वो मानने के लिए सलाह और ना ही वो चाहे तो देने के लिए मना कर सकते हैं, वो ये चीज आपको बताई हुई। ये भी पॉइंट ध्यान रखने होंगे, जब भी सलाह दी जाएगी तो सीजेआई के साथ में कम से कम 2 न्यायमूर्ति होंगे, कम से कम, यानी ज्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बना जाते हैं, आर्टिकल 129, अभिलेखीय न्यायालय साहब जी। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जितने भी निर्णय होंगे उन सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है विधिवत, और उन्हें कानून की शक्ति प्राप्त होती है, अर्थात उन्हें इतनी शक्ति प्राप्त होती है कि संसद के द्वारा पास किए गए कानून और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों की अवहेलना कोई भी नहीं कर सकता। यदि कोई करता है, भले खुद के अधीनस्थ न्यायालय ही क्यों ना हो, वो भी नहीं कर सकते। यदि करता है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना जाएगा, और उस व्यक्ति को या उस संस्था को दंडित किया जा सकता है साहब जी। व्यक्ति के संदर्भ में हम प्रावधान देखते हैं तो मैक्सिमम इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 वर्ष तक का प्रावधान है, प्लस 2000 रुपए जुर्माना है, या दोनों भी हो सकता है। कितना, 6 ईयर का। करंट में अगर कोई मामला चर्चा में रहा होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो उस चीज को अपन देख सकते हैं साहब। नेक्स्ट वन आ जाते हैं, जुडिशियल रिव्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या कहलाता है जुडिशियल रिव्यू, इस बात को भी क्लियर कर लेते हैं। आर्टिकल 137 न्यायिक समीक्षा की बात कहता है, जुडिशियल रिव्यू की बात कहता है आर्टिकल 137। संविधान के में जब हम जाएंगे, वेयर एक्ट में आप जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको साफ साफ पॉइंट दिया हुआ है इसके बारे में। कुछ बातों को यहाँ क्लियर करना चाहूंगा। न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या है, दो प्रकार के मतलब दिए होंगे आपको आर्टिकल नंबर 137 में, वेयर एक्ट में देखिएगा आपको काफी क्लियरली दिख जाएगा साहब जी। दो मामले कौन से हैं, पहला, यदि संसद के द्वारा या कोई भी राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा कोई कानून बनाया गया जो कि संविधान की मूल भावना का उल्लंघन कर रहा है या अतिक्रमण कर रहा है, जो भी वर्ड कहना चाहें, केंद्र की संसद के द्वारा या राज्यों की विधानसभा द्वारा कोई कानून बनाया गया जो संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, उस कानून को उठा करके सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर सकती है साहब। यह चीज क्या कहलाती है, न्यायिक समीक्षा कहलाती है, अर्थात उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को रिव्यू करना, स्टडी करना, एग्जामिन करना, और यदि इस बात को पाते हैं कि हाँ वाकई में उल्लंघन हुआ है, उसे उठाकर कैंसिल किया जा सकता है। यह चीज क्या कहलाती है, पहला नंबर का पॉइंट न्यायिक समीक्षा। इसमें एक पॉइंट और भी आता है, दूसरे नंबर का पॉइंट होता है साहब जी, खुद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों को या पूर्व में दिए गए निर्णयों को बदल देना साहब जी, ये आता है। तो इस तरह इसमें दो चीजें आ गई, पहला, संसद द्वारा बनाए गए कोई नियम कानून इत्यादि उन्हें कैंसिल कर सकते हैं, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। संसद और राज्यों की विधानसभा में सारी बातें समाहित हो जाती हैं, जो भी बॉडीज उनकी हैं, चाहे कार्यपालिका कह लो, चाहे प्रशासन कह लो, या उनके द्वारा स्थापित की गई बॉडी, वे कोई भी ऐसा नियम कानून बना दें जो कि संविधान की भावना को उल्लंघन करता है, उसे एग्जामिन किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और कैंसिल भी किया जा सकता है। ऐसा किया भी गया है कई बार। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे 99वां संविधान संशोधन, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट,
संसद ने अति विशिष्ट बहुमत से इसको पास किया था, एनजेएसी के संबंधित प्रावधान को। ठीक, संविधान संशोधन लागू करने की बारी आई, सुप्रीम कोर्ट ने उसे एग्जामिन किया और उस पर फाइनली जुडिशियल रिव्यू दिया और पूरी तरह से उठाकर इसे कैंसिल कर दिया, जबकि ये अति विशिष्ट संविधान संशोधन जैसी जटिल प्रक्रिया से गुजर करके पास हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में इतनी शक्ति होती है साहब जी, और ये शक्ति कैसे होती है? 2 पॉइंटों से होती है। पॉइंट नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट का संविधान का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। पॉइंट नंबर 2, संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? सुप्रीम कोर्ट है साहब जी। अर्थात कोई कानून संविधान का उल्लंघन कर रहा नहीं कर रहा, इस बात की अंतिम रूप से व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही करेगा साहब जी। उन्होंने व्याख्या की कि ये तो उल्लंघन कर रहा, उठा करके उसे कैंसिल कर दिया गया। दैट्स एनजेएसी वाला पॉइंट अपन ने देखा साहब। ठीक, दूसरा पॉइंट आपको क्या बताया जुडिशियल रिव्यू का? खुद के द्वारा दिए गए निर्णयों को बाद के समय में चेंज कर देना। फॉर एग्जाम्पल, मूल ढांचा या संसद की मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति को यदि हम देखें, जो डिसीजन उन्होंने 1967 में गोलकनाथ केस मामले में दिया था, उसे उठाकर उन्होंने 1973 में केशवानंद भारती मामले में चेंज कर दिया था। तो अपने द्वारा दिए गए पूर्व निर्णयों को ही उन्होंने उठाकर चेंज कर दिया। यह भी क्या है? यह भी जुडिशियल रिव्यू है। तो जुडिशियल रिव्यू में दोनों ही बातें आ गई, खुद के निर्णय भी प्लस विधान पालिका के द्वारा बनाए गए कोई से भी कानून, नियम, आदेश इत्यादि वगैरह को भी वह कर सकते हैं। तो यही चीज क्या कहलाती है? न्यायिक समीक्षा कहलाती है। जुडिशियल रिव्यू की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति कहलाती है साहब। ठीक, लेकिन फिर भी हम देखें भारतीय न्यायपालिका की जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है, अमेरिकी न्यायपालिका के कंपैरेटिवली हम देखें तो थोड़ी सी सीमित है साहब, है ना। रीजन ये है कि संविधान संबंधी कोई मामला है, व्याख्या संबंधी कोई मामला है या उसके अतिक्रमण संबंधी, उस मामले में ही कर सकती है। अमेरिका में ना केवल संविधान संशोधन, ना केवल कोई विधान, बल्कि आम जन से जुड़ा कोई सा भी मामला हो, क्योंकि कहीं भी टकरा रहा हो, मौलिक अधिकारों के डायरेक्टली एज इट जैसा लिखित है उससे टकरा रहा हो या उसकी भावना से भी कहीं टकरा रहा हो, उसे भी उड़ाकर कैंसिल कर सकते हैं। तो बहुत सारे मामलों में अमेरिका के पास में या अमेरिका की न्यायपालिका के पास में ये शक्ति तो उसकी व्यापक मानी जाती है। कभी को डिटेल में इस पर भी बात करेंगे, कभी मुद्दे पर आते हैं। न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमने देख लिया। इसके पश्चात में आपको देखना चाहिए कुछ खास मामले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिए गए होता है, उनको देख सकते हैं। विशेषकर आपको इसमें देखने चाहिए मूल ढांचा संबंधी। मूल ढांचे पर हो सकेगा तो अलग से कोई वीडियो देखेंगे, उस पर बात हम कर लेंगे। फिर भी मेरा सेशन है मूल ढांचे वाला देख लीजिएगा। न्यायिक समीक्षा का टॉपिक अलग से होता है, आईएएस वगैरह में आता है, यूपीएससी में, उसको थोड़ी सा आप देख सकते हैं। मूल ढांचे वाले मामले में जब आप जाकर देखेंगे तो इस बात को क्लैरिफाई किया गया है कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में शंकरी प्रसाद मामले में दिया था उसको 1967 में चेंज किया, और जो निर्णय 1967 में दिया उसे उठाकर 1973 में फिर से अमेंड किया, चेंज किया। ये हम देखते हैं। और वहां पर जाके 1973 में उन्होंने मूल ढांचे वाली बात क्लियर करी, और तब से लेकर आज तक उसका लगातार विकास होता चला जा रहा है। तो उनको देखिएगा। मूल ढांचे संबंधित जो केशवानंद भारती केस है उनको देखिए, मिनर्वा मिल केस है 1980 वाला, उसको थोड़ी सा देख लीजिए। बॉम्बे वर्सेस जो केस है साहब उसको देख लीजिए 94 वाला। 2007 का कोहेल्यो केस, उसको तो जरूर ही देख लीजिएगा। तो ये थोड़े से महत्वपूर्ण कहलाते हैं। और भी कुछ ऐसे मामले हैं जो कि भले उनकी न्यायिक समीक्षा की शक्ति से संबंधित हो अथवा ना हो, सुप्रीम कोर्ट के केस हैं पुराने, उनको जरूर देख लीजिएगा। चाहे एडीएम जबलपुर वाला मामला हो, उसको देख सकते हैं आप, शिवकांत शुक्ला वाला। साथ ही साथ हम देखें कि मौलिक अधिकारों में शिक्षा का जो अधिकार है उसे जोड़ा गया साहब जी, इससे संबंधित मामला, तो उसे थोड़ी सा आप देख लीजिएगा कि आंध्र प्रदेश वर्सेस करके क्या था वो मामला, उन्नी कृष्ण वाला मामला। तो पूछ लिया जाता है साहब कि अपने किस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार होना चाहिए शिक्षा का, 6 से 14 उम्र के बच्चे हो चाहे अन्य के संदर्भ में, तो वही कहलाता आंध्र प्रदेश वर्सेस उन्नी कृष्ण मामला करके कहलाता है। तो उनको देख लीजिए। प्लस पिछले 2-3 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय दिए गए हों उन पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से
उन टॉपिक्स को जोड़ करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो वहां पर आपको ये काम आ जाने वाला है साहब। तो ये हमने देखा सुप्रीम कोर्ट संबंधी पूरे के पूरे प्रावधानों को देखा, समझा, समझने का प्रयास किया। थोड़ा सा वीडियो शायद लंबा हो गया होगा। इन पॉइंट्स को बड़े अच्छे से क्लैरिफाई कर लीजिए, दिमाग पर चढ़ा लीजिए। इनमें से ही प्रश्न आता है। यदि वीडियो को एडिट किया गया तो उसके गत वर्षों में जो आए हुए क्वेश्चन है उन्हें लगाने का हम यहाँ पर प्रयास कर लेंगे। साथ ही साथ संविधान में यानी वेयर एक्ट वगैरह में जो भी प्रोविजन हैं उनको भी वहां पर लगाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। इससे संबंधित जो भी प्रश्न उनको जरूर लगा लीजिए साहब जी। खासकर 2019-20 तक विभिन्न परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन आए हैं न्यायपालिक संबंधित उनको आप जरूर लगा लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ सबसे पहला आपको काम क्या करना चाहिए, नोट्स से, हमारे नोट्स से या जो भी आपके पास नोट्स है उससे, देन एम लक्ष्मीकांत से, चाहो तो डी बसु इत्यादि वगैरह से, चाहो तो सुभाष कश्यप जी की पुस्तक से न्यायपालिका का टॉपिक पढ़ो, फिर जाकर क्वेश्चन लगाइए और फिर उससे दोबारा अपने आप को क्लैरिफाई करिए कि हाँ क्वेश्चन लगाकर क्या सीखा, क्या दोबारा टॉपिक को हमको कुछ विषयों को फिर से देखने की जरूरत है, उनको क्लियर करो। यदि आप इस तरीके से पढ़ लेते हैं और इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के प्रति आपकी काफी अच्छी समझ बन चुकी होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।